हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर हम ओम्स लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। सो according to the definition, drift velocity, the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an electric field applied across the conductor. The drift velocity of an electron is of order 10 to the power of -4 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक कंडक्टर दिया हुआ है, let us consider this is the conductor, okay, this is the conductor। कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये रहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी कंडक्टर में मैं इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे अगर मैं एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाई देगी हमें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट फोर्स फील करेंगे इस डायरेक्शन में, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स की उस एवरेज स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, इसका ऑर्डर 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके अक्रॉस लगाया वो पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इस कंडक्टर की लेंथ क्योंकि L है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, वो होता है E इक्वल्स टू V डॉट V डिवाइड बाय L, E इक्वल्स टू V डिवाइड बाय L। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो वो कहाँ मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स महसूस कर रहा है, इसलिए फोर्स दिया हुआ है हमें E टाइम्स कैपिटल E। यहाँ पर याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक कूलम पर E फोर्स लग रहा है, एज इन एक कूलम पर कैपिटल E फोर्स लग रहा है, तो स्मॉल e कूलम पर E फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस का E टाइम्स E। और हमें पता है कि फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू minus E times E, hence acceleration of electrons would be minus E by m. This is how acceleration of the electron is obtained. तो अभी हमने समझा कि किसी कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लगता है, जो कि इस डायग्राम में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एक बैटरी से मैंने इस L लेंथ के कंडक्टर को ज्वाइन करा दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड पर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे राइट साइड पे फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ एक्सेलरेट करेंगे। अब यहाँ पर किसी भी सर्टेन टाइम पर लेट्स जस्ट से कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1, कितनी है u1, उस पर एक्सेलरेशन आए a, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, और कितने टाइम तक बढ़ेगी, लेट्स जस्ट से t1 टाइम तक बढ़ेगी। हमने कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ले लिया, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं कंडक्टर के अंदर में, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं कंडक्टर के अंदर में, हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया, उस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी थी u1, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है t1 टाइम के लिए, और उसकी वेलोसिटी आफ्टर t1 टाइम हो चुकी है v1। तो क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने जस्ट डिस्कस की थी जो कि थी E by m, इस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि है v इक्वल टू u प्लस at, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो t1 टाइम के बाद में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v1। अब ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर, तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी सारी वेलोसिटीज़ वो सबके सब ऑब्टेन करेंगे। तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 आई, किसी की वेलोसिटी v2 आई, किसी की v3 आई, इन सभी वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज लूँगा तो मुझे मिलेगा ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनिशियली
किसी भी वेलोसिटी से चल रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर एक कंडक्टर था आपके पास और आपने उस कंडक्टर पे वोल्टेज नहीं लगाया था, कोई भी बैटरी नहीं लगाई थी, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ थी, इलेक्ट्रॉन्स पर रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ थी, और इन सब का एवरेज कितना आ गया था, 0। इसलिए इनिशियली सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटीज़ कितनी हैं, 0। तो मैं इस u एवरेज को तो लिख सकता हूँ 0, प्लस में एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली चल पा रहा है। सी, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा t1 टाइम में, एक इलेक्ट्रॉन e जाएगा वो t2 टाइम में टकरा जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन t3 टाइम में टकरा जाएगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी टाइम इंटरवल के बाद अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा ही जाएगा। उन सारे एवरेज टाइम की अगर हम बात करें तो सबका एवरेज टाइम हो जाएगा टाउ। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस a टाउ। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की, वो है e/m, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी e/m टाइम्स टाउ। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। और ये एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड टाउ भी कांस्टेंट है, यानी हर इलेक्ट्रॉन चलेगा और टाउ टाइम के बाद रुक जाएगा ऑन एन एवरेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरेज कॉलिजन टाइम की वैल्यू क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। ओके और इस टाइम की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आई उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जिससे हर एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज चलता हुआ माना जाता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को क्या इफेक्ट आते हैं वो हमें इस इक्वेशन से देखने को मिल सकते हैं। I इक्वल्स टू NEA/PD। यहाँ पर n होता है नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, कि एक नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसे हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर की नंबर डेंसिटी होती है 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, राइट। ए होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं, जैसे ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड वी डी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो वो सब्स्टिट्यूशन के बाद में मुझे करंट की वैल्यू मिलेगी इतनी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमें दिखा, और इस इक्वेशन के अंदर में अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन पुट करता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी NEA/VD, और VD की जगह मैं लिख सकता हूँ NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हो जाएगा EE/m टाइम्स टाउ। अब करंट का मतलब होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज से रिलेशन है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ, वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसलिए NE² A/m, और टाउ ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हो जाएगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी mL/NE² टाउ A। ये आया आपके पास रेजिस्टेंस की इक्वेशन। दैट मीन्स वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस, और इसे ही हम कहते हैं ओम्स लॉ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू।